नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाजसेवी तथा पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल में सर आपका स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कोरोना काल में आपने क्या क्या कार्य किए हैं क्षेत्रवासियों के लिए? कोरोना काल में तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए हमने बहुत कम काम किए हैं। एक तो नांगलोई में दी हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका मैं संरक्षक हूँ, उसकी तरफ से हमने भोजन वितरण लगातार जारी रखा। एक कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो एक संस्था की तरफ से हमने 2000 काढ़े के वो वितरित किए और बाकी लोगों को जागृत किया है। यही ज़्यादा रहा है। कोरोना काल में तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए कम से कम बाहर गए हैं, तो ज़्यादा उसमें मैंने सर ये जान लेंगे आपसे कि कोरोना काल में, कोरोना काल चल रहा है सर, अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली की रिकवरी काफ़ी अच्छी रही सर। बीच में एकदम से अभी केस बढ़ गए हैं सर, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखो क्या है, कोरोना काल में पहले लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम हुआ कोरोना का था, इसलिए लोग डर के मारे घरों से नहीं निकल रहे थे। सरकार ने भी काफ़ी सख्ती कर दी थी, लेकिन अब क्योंकि आर्थिक गतिविधियां चलाना भी जरूरी है और आर्थिक गतिविधियां चलाएंगे तो सब्जी की रेडी भी लगेगी, दुकानें भी खुलेंगी, मेट्रो भी चल गई, बसें भी चल गई, व्हीकल्स भी बाहर निकल गए और लोगों के काम धंधों पे लोगों ने जाना आना शुरू किया, तो थोड़ा लापरवाही तो हो जाती है। अब आदमी घर से निकलेगा तो थोड़ा इसका वजह से कोरोना के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग कितना बाहर सारी सुविधाएं नहीं होती ना, लोग सब जेब में अपना सैनिटाइजर लेके चल पाते, तो थोड़ा उससे कोरोना के बढ़े हैं केसेस। फिर भी दिल्ली में काफ़ी बचाव रहा है, दिल्ली के लोग काफ़ी जागरूक हैं, सरकार का भी काफ़ी इसमें कंट्रोल रहा है और अब सरकार ने सुविधाएं भी दी। आज कोई कोरोना अगर किसी को हो जाता है उसके इलाज की सुविधा भी है, दिल्ली में भी है, भारत में भी है और लोग अपना ध्यान भी रखे हुए हैं। गर्म पानी पी रहे हैं, लगातार नींबू का पानी पी रहे हैं, लोग काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा बहुत, तो सब तरह से लोग अपना बचाव रखे हुए हैं। फिर भी अब तो ये है कि भाई देश के ऊपर एक आफत आई है और ये पूरे विश्व पर ही आई है और भारत इससे फिर भी, क्योंकि भारत के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, भारत के लोग संघर्षशील हैं, भारत के लोग जागरूक हैं, भारत में आयुर्वेद जो योगा का जो प्रभाव है उसकी वजह से भारत में काफ़ी बचाव कोरोना से रहा है। सर, आप एक लेखक भी हो, आपने कौन कौन सी किताबें लिखी है, इस पर भी थोड़ा बताएं। नहीं, मैंने लेख तो मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन किताब मैंने एक ही लिखी है, मेरी धर्म यात्राएं, क्योंकि मैं बचपन से ही धार्मिक तीर्थ यात्राओं का मुझे शौक रहा है। मैंने 5 कैलाश, 5 केदार, 5 बद्री, 7 पुरियाँ, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 कुंभ स्थल, 4 धाम, ये मैंने, और 40 के करीब मैंने ज्योतिर्लिंग, ये शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ मैंने 40 के करीब किए हैं। सारे भारत की लगभग मैंने तीर्थ यात्रा की है। श्रीलंका गया हूँ, पाकिस्तान में सिरकटा श्राद्ध की यात्रा की है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा मैंने 1997 में की, तो काफ़ी ब्रह्मा भी। आप स्वयं जाते हैं और किसी को लेके भी जाते हैं? नहीं, मैं कई धर्म यात्रा महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। धर्म यात्रा महासंघ का ध्येय वाक्य है कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तीर्थों के विकास से ही भारत का विकास है। हमारी ये मान्यता है कि भी जितना हम तीर्थ यात्रा करेंगे उतना ही भारत में राष्ट्रीय एकता हो, लोगों को हमारे को समझने का, एक दूसरे की संस्कृति और तीर्थ यात्रा से लोगों को रोजगार भी मिलता है। किस तरह थोड़ा समझा दीजिए। किसी भी तीर्थ पे जाओगे आप, पूरा उत्तरांचल आप देखो, उत्तरांचल अपना राज्य है, तो उसमें तो तीर्थ यात्रा ही है मुख्य, लोगों का रोजगार ही तीर्थ यात्रा है। हिमाचल में रोजगार तीर्थ यात्रा है, आप रामेश्वरम चले जाओ, बड़े बड़े भारत के तीर्थ, वैष्णो देवी है, कटरा, अगर हम वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दें तो कटरा के लोग बहुत दिक्कत आ जाती है। तीर्थ यात्रा भारत में बहुत बड़ा रोजगार है। भारत के लोग जब बाहर निकलते हैं, 98% घर से जब तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, जब पर्यटन के लिए निकलते हैं, 98% यात्री तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। आप हरिद्वार में देख लो, कुंभ स्थल देख लो, कितने लोग आते हैं, करोड़ों लोग कुंभ में स्नान कर लेंगे आते हैं। तो भारत की तो आत्मा तीर्थों में, कहते हैं भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तीर्थों के विकास से भारत का विकास। और हम देखें ना, भगवान राम से आप शुरू करें, भगवान राम ने 3-4 बार यात्राएं की, राम वन गमन किया, जनकपुरी के लिए वो गए, पहले विश्वामित्र जी के साथ वनों में गए, फिर वो सीता की खोज में निकले। इस प्रकार 3 बार भारत की, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। पांडवों ने पूरे भारत का, ये जो गुप्त काल उनका था, वनवास का समय था, उन्होंने पूरे भारत की यात्राएं की हैं। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया है और सारे भारत में उन्होंने शक्तिपीठों का निर्माण किया और ये
चारों धाम का निर्माण किया और उत्तर के धाम पर दक्षिण के पुजारी और दक्षिण के धाम में उत्तर के पुजारी, ताकि राष्ट्रीय एकता हमारी बनी रहे। बिल्कुल सर। अब अयोध्या में भी सर श्री राम मंदिर का कार्य, मैं अयोध्या में मैं दोनों बार कार सेवा में मुझे जाने का अवसर मिला। 1990 की कार सेवा में मैं लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया था और मैं उन्नाव जेल में रहा, सेंट्रल जेल में 10 दिन तक वहाँ। और 92 की कार सेवा में मैं अयोध्या में रहा, पूरी अयोध्या का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला, कार सेवा का अवसर मिला। और विश्व पटल पर अयोध्या आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो बना रही है, विश्व में बहुत बड़ा ये पर्यटन का केंद्र बनेगा, तीर्थाटन का केंद्र बनेगा, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और विश्व के नक्शे पर अयोध्या सम्मिलित होगा। ये हम सबके लिए, भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा शुभ अवसर अयोध्या में हमारे लिए आने वाला है। सर कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पे शिव का पुराना मंदिर था, इस पे क्या कहेंगे? भगवान राम जी का जन्मस्थल था वो, भगवान राम की जन्मभूमि थी। और कई बार उसको, क्योंकि बाबर के जो सेनानी वो थे मीर बांकी, उन्होंने तोड़ा उसको, तोड़ के, क्योंकि मुगलों ने भारत के जो केंद्र थे, शक्ति के केंद्र राम, कृष्ण और शिव, इन तीनों स्थानों को तोड़ा। और भी अनेक, क्योंकि ये कल्चर ऐसी है, इसमें तो अन्य धर्मों को काफिर जो बोलते हैं, ये बाकी भारत की तो कहते हैं, भारत में हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहते हैं ईश्वर एक है। आप किसी भी तरीके से जाओ ईश्वर को मानते हो, चाहे आप कुरान पढ़कर जाओ, चाहे बाइबल पढ़कर जाओ, चाहे गीता पढ़कर जाओ, सब एक ही भगवान के पास पहुंचता है। लेकिन कुछ धर्मों की मान्यता ऐसी है कि केवल हमारे धर्म को मानोगे तो ठीक है, नहीं तो आप काफी हो। तो ये संस्कृति भारत में चलने वाली नहीं है। भारत तो सर्वधर्म समभाव, इसका आप विरोध करते हो? विरोध मतलब भारत में भारतीय संस्कृति ही चले, भारत की जो मूल आत्मा है उसमें सब धर्मों का समभाव है, सर्वधर्म समभाव की भारत की परंपरा रही है। भारत में किसी मान्यता को, मैं मतलब यहाँ कोई कुरान पढ़ने वाला हम कोई विरोध नहीं करते, कोई बाइबल पढ़ने वाला कोई भारत में विरोध नहीं। लेकिन आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाओ, किसी उसमें चले जाओ, वहां इन लोगों का सिस्टम अलग है। तो भारत की संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है, भारत सबको समा के चल सकता है। सर ये भी जान लेंगे आपसे कि सर जो गौ हत्या होती है सर, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी कौन है सर? देखो, गौ है, जो गौ है भारतीय गाय, तो पंडित भी जिम्मेवार है इसकी गौ हत्या के? नहीं, भारतीय जो दान में मिल जाती है उनको गाय वाय, तो वो जाके कसाई खान में बेच देते? नहीं, ये कुछ मैं सुनने को इसको ऐसे नहीं मानता, नहीं, गलत है ये। गाय के प्रति भारतीय लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। गाय में हम सब देवी देवताओं का निवास मानते हैं, गाय के अंदर होता है। और गाय तो इतनी पवित्र मानी गई है, गाय का गोमूत्र सब बीमारियों का अंत कर देता है। गोबर गाय का, वो भी हमारी जो पहले आयुर्वेदिक खाद, ऑर्गेनिक खाद जो होती है, गाय के गोबर से बनी हुई खाद इतनी पौष्टिक होती है, उससे जो हमारे फल और जो ये पौधे, जो फसल जो उगती है, उसमें अगर हम ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें तो हमारी आधी बीमारियां खत्म हो जाती है। जो ये और दूसरी खादें आई है ना, जो ये रासायनिक खादें, इससे हमारी आधी बीमारियां बढ़ी। पहले गांव के लोग जो ऑर्गेनिक खाद यूज करते थे, अब सिक्किम है, सिक्किम में कोई रसायन यूज नहीं होता। अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। ऑर्गेनिक खेती अगर हम खाएंगे, ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, तो कोई हमारा निरोग रहेगा हमारा शरीर। अब योग आयुर्वेद दोबारा से जागृत हो रहे हैं, पहले लोग भूल गए थे, क्योंकि विदेशी, भारत में गुलामी की हमारी परंपरा रही है। पहले हम मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो हमारी मानसिकता थोड़ी दूसरी किस्म की बन गई। हम विदेशों को श्रेष्ठ मानने लगे, लेकिन भारत से श्रेष्ठ कुछ नहीं है संसार में। भारतीय संस्कृति सबसे महान है। भारत विश्व का विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु है और विश्व गुरु बनेगा। जो थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, राजनीतिक कमियां रही हैं भारत की, वो अब दूर होंगी और भारत पुनः विश्व। सर आपकी लोकल एक्टिविटी क्या क्या रही है सर? मैं 1980 में 80 में दिल्ली में आया था हरियाणा से। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति थी मेरी, जींद से मैंने मैट्रिक की थी। मैट्रिक में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मुझे मिली थी। 2 साल मैं हिंदू कॉलेज सोनपत हॉस्टल में रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से वकालत की है। उसी दौरान मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था और दिल्ली में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था। 1990 में मैंने संघ का 3य वर्ष शिक्षण किया है और 1985 के आसपास मैं जब संघ की जिम्मेवारी थी मेरे पास, तो मैंने अपने संघ स्थल पर ही बहुत बड़ा विशाल हनुमान मंदिर और अग्रवाल धर्मशाला नांगलोई में बनवाने में बहुत बड़ा मेरा सहयोग रहा है। उसके बाद माननीय श्री अशोक सिंघल जी के उसका उद्घाटन करवाया था मैंने 1995 में। उसके बाद मैंने शमशान घाट की सेवा की। नांगलोई सोनल स्टेडियम के पीछे जो शमशान घाट है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे, पहले उसमें बहुत बुरी हालत थी,
आज उसमें भी काफ़ी सुधार कार्य मैंने की और जनता के सहयोग से बहुत संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग रहता है? ये तो सारे काम साइड में चलते रहते हैं। बहुत सेवा का काम इतना विस्तृत क्षेत्र है इसमें कि क्योंकि मैं काउंसलर के नाते मैंने 5 साल सेवाएं की हैं। मेरे वार्ड में 183 पार्क थे उस समय और सभी पार्कों में मैंने विद्युतीकरण किया, सब में लाइट, स्ट्रीट लाइट उसमें लगवाई थी और मैंने 15 पार्कों में गेट लगवाए थे और 40 पार्कों का मैंने शहीदों के नाम से नामकरण किया हुआ अपने वार्ड में। तो एक स्कूल बनवाया था ज्वालापुरी में मैंने। तो अपने काम जितने भी जब मौका मिला है काम सेवा का मैंने किए हैं और मेरा तो पूरा जीवन ही मैंने वकालत करके प्रैक्टिस भी नहीं करी कभी। 1-1.5 साल वैसे बस खाली रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वोट डालने के लिए खाली जाता हूँ, लोगों से संपर्क के लिए वकालत करता हूँ। केवल जन सेवा के लिए मैं लोगों को मार्गदर्शन के लिए वकालत की है और बाकी आजीविका के लिए परिवार की तरफ से सहयोग मिलता है मुझे। धन्यवाद।